interest to general interest. Subordinate of individual interest to general interest. What does it mean? Fuel principle of subordinate of general interest, individual interest to general interest. It means देखिए जो interest of the organization है, it should be take priority over other interest. Means interest of the organization should be the top of the one priority. जो भी वर्कर है वो अपने वर्क करें, लेकिन अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट को बाद में रखें, पहले कंपनी के बारे में सोचें। ठीक है ना? तो प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन क्या कहते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं वो वर्क करते हैं कंपनी के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते हैं। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां उन्हें कंपनी या अपने में से चुनना पड़े, मतलब अपना पहला देखना इंटरेस्ट या कंपनी का, तो ऑब्वियस है वो कंपनी के इंटरेस्ट को चूज करें। मींस जो इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी के लिए बेस्ट है, जो कंपनी के लिए अच्छी पोजीशन पे उसे ले जाए, वो वर्क करना चाहिए। ठीक है ना? इससे क्या होगा? सबका बेनिफिट होगा, चाहे वर्कर्स है, चाहे स्टेक होल्डर्स है, चाहे क्रेडिटर्स है, डेटर्स है, टैक्स पेयर्स है, कस्टमर्स है, सोसाइटी है, इससे सबका बेनिफिट होगा। ठीक है ना? अगला अगर कंपनी वर्क करती है फेयर सैलरीज टू दी एम्प्लॉयज, ठीक है ना, और अगर मैनेजर बीच में कहे कि नहीं पहले मुझे मेरी सैलरी दे दो इंक्रीज करके, वर्कर्स की बाद में देना, तो नहीं। ठीक है ना? तो सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? जर्नल इंटरेस्ट के बारे में ऊपर रखो और अपने इंटरेस्ट को बाद में रखो। अपना इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट है उसके बारे में बाद में सोचना, पहले कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। सुपरसीड वर्ड आता है एक, सुपरसीड। सुपरसीड मीन्स जो इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है उसे आगे रखना है अपने से। ठीक है ना? क्योंकि हम मान के चलते हैं एक कंपनी में जब वो पूरे इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हम सब इंक्लूड है, चाहे उसमें वर्कर्स हैं, चाहे स्टेक होल्डर्स हैं हमारे। ठीक है ना? सब इम्पोर्टेंट है उसमें, प्लस हमारे जो कस्टमर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। लिखिए इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, according to Fayol, the interest of an organization should take priority over the interest of any one individual employee. Means the interest of the organization should take priority over the interest of any one individual employee. आगे पॉइंट्स में लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, यहां से लिखिए फर्स्ट पॉइंट, ये मार्क किया मैंने। द इंटरेस्ट of the group or company will be supersede the interest of any individual. This is first point. लिखिए यहां से देख के।
The interest of the group or company will supersede the interest of the individual. लिख लिया, नोट डाउन कर लिया यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Second point. Interest of larger group of people cannot be sacrificed for the interest of any individual. however important he or she, वो जितना मर्जी इम्पोर्टेंट हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन अगर वो कंपनी के बेनिफिट के बारे में नहीं सोच रहा, चाहे वो एम्प्लॉई है, चाहे कोई भी है, मैनेजर है, ठीक है ना, तो उसे सोचना पड़ेगा। क्लियर? नोट डाउन Yes, करा ma'am. सबने सेकंड पॉइंट? थर्ड पॉइंट, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी of managers to ensure the application of this principle through their behavior, अपने बिहेवियर से वो ये एग्जाम्पल सेट करें। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना पर्सनल ना सोच के एज अ जर्नल सोचे जिसमें सबका बेनिफिट हो। जैसे हमने डिसिप्लिन का पॉइंट किया, अगर वो खुद ही डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे मैनेजर, तो अपने एम्प्लॉइज को क्या बताएंगे? तो चाहे सैलरी हो, चाहे डिसिप्लिन हो, चाहे परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात हो, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को बाद में रखना है और जर्नल इंटरेस्ट को पहले रखना है। क्लियर? Yes, ma'am. अब देखिए इसमें एक डिफरेंस आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? ऐसे किसी भी दो प्रिंसिपल्स में डिफरेंस आ जाता है। पढ़िए रिया, इसको डिफरेंस पढ़िए। यस, रीड। Ma'am, meaning one subordinate should receive orders from and should be responsible to any one superior. Unity of direction. Each group of activities having same objective must have one head and one plan. Second point, aim. Unity of command, it prevents dual subordination. Unity of direction, it prevents overlapping of activities. Third point, implications. Unity of command, it affects an individual employee. Unity of direction, it affects the entire organization. हाँ जी, ये 3 पॉइंट्स का डिफरेंस है। पहले तो मीनिंग ही है। मीन्स यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर। एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स क्या है?
कि जो भी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है वो सेम ऑब्जेक्टिव सेम डायरेक्शन में चले, मींस वन हेड वन प्लान। जबकि यूनिटी ऑफ कमांड का एम क्या है, डुअल सबऑर्डिनेशन ना हो, मींस डबल डबल इंस्ट्रक्शंस ना मिले, कंफ्यूजिंग ना हो। जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्यों किया जाता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ताकि ओवरलैपिंग ना हो। अगर हर कोई अपनी अपनी डायरेक्शन में वर्क करेगा तो एक्टिविटीज डबल ट्रिपल हो जाएंगी, बार बार वही काम रिपीट हो जाएगा। तो इनका एम है ओवरलैपिंग ना हो एक्टिविटीज की। इम्प्लीकेशन होता है क्या डिफिकल्टीज आएंगी, मतलब क्या इफेक्ट होगा। यूनिटी ऑफ कमांड अगर ठीक से ना फॉलो हो तो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको अफेक्ट करता है कि वो इसका ऑर्डर रिसीव करे या उसका करे। ऐसी सेम है, अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं ठीक से फॉलो हुआ तो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव है वो ढंग से अचीव ही नहीं होता। सब अपनी अपनी डायरेक्शन में अगर वर्क करेंगे तो अचीव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर? डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो ये क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आप साइड पे यहाँ क्वेश्चन लिख लीजिए, अगर आपको डिफरेंस आए तो आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं। ये एग्जाम्पल भी पढ़िए रिया। सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट वाला एग्जाम्पल पढ़िए यहाँ पैराग्राफ। For example, interest of various stakeholders, that is owners, shareholders, creditors, debtors, financiers, tax authorities, customers, and the society at large cannot be sacrificed for one individual or a small group of individuals who want to exert pressure on the company. A manager can ensure this by his or her exemplary behavior. For example, she or he should not fall into temptation of misusing his or her powers for individual family benefits at the cost of larger general interest of the workers or company. This will raise his or her stature in the sta- stature in the eyes of the workers and at the same time ensure same behavior by them. ये वर्ड स्टेटस होगा, थोड़ा सा ये वर्ड ऐसे लिखा हुआ है, मतलब उनका स्टेटस खराब हो जाएगा ना अगर वो अपने अपने बारे में ही सोचेंगे और लार्जर इंटरेस्ट नहीं देखेंगे, अगर पूरी जर्नल इंटरेस्ट नहीं देखेंगे सबका, अपने बारे में ही सोचेंगे तो फिर ये बिहेवियर ठीक नहीं होगा। क्लियर? सबऑर्डिनेशन ऑफ Yes, इंडिविजुअल ma'am. इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। क्लियर? लाइन से ही पता चल रहा है Yes, ma'am. कि जर्नल सोचना है, सबके बारे में सोचना है, अपने बारे में इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना। नाउ 7th पॉइंट, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अकॉर्डिंग टू फ्योल, रेम्युनरेशन क्या होता है? सैलरी, वेजिस। मींस अकॉर्डिंग टू फ्योल जो ऑर्गेनाइजेशन है, he must treat every employees equal and according to compensation कहें जैसे salaries and wages, और या फिर हम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो वो कहता है कि एवरीवन इज इक्वल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो कंपनी की पेइंग कैपेसिटी है इट मस्ट बी जस्ट एंड इक्विटेबल टू ऑल। ठीक है, मान लो आप 2 एम्प्लॉयज रखते हो, दोनों ने एमबीए कर रखी है, एक को आप 50 देते हो और एक को आप 20,000 मान लो पे करते हो, तो ये क्या होगा? आपको लगेगा जस्ट एंड फेयर है? नहीं लगेगा ना। क्यों? इससे क्या होगा? जो एटमॉस्फेयर है ऑर्गेनाइजेशन का वो खराब हो जाएगा, आपस में जो गुड रिलेशंस वर्कर्स और मैनेजमेंट बनने थे वो नहीं बनेंगे। यहाँ तक कि अगर आपका सब ठीक है, जस्ट और इक्विटेबल है, आप फेयर ट्रीटमेंट करते हैं सबके साथ, सबको बराबर पे करते हैं,
तो जब आपकी वर्किंग है जो वो स्मूथली रन करेगी, इजी वे में करेगी। तो रेम्युनेशन ऑफ द एम्प्लॉयज में फ्यूल का कहने का यही था कि जो ओवरऑल पे और कंपनसेशन है इट शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। जो फेयर वेजेस, जो फेयर सैलरीज बनती है, रीजनेबल बनती है, वो हर वर्कर को उसकी पे करनी चाहिए। ठीक है ना, क्लियर? लिखिए, अकॉर्डिंग टू फ्यूल, according to fuel, organization must treat all the employees equal and fair, equal and fair in terms of compensation and growth opportunities. In terms of compensation and growth opportunities. Next line, this principle states that first point, wages paid to the employees, wages paid to the employees must ensure a reasonable standard of living. The wages paid to the employees must ensure an standard of living. Second point आ जाएगा, company must have paying capacity. Company must have paying capacity to pay wages and salaries to employees. Third point, wages paid must be just. The wages paid must be just and equitable. The wages paid must be just and equitable. Means fair होनी चाहिए, equal होनी चाहिए. If company pay fair and competitive wages to their employees, so employees will satisfied and motivate हो जाएगा वो staff भी, और फिर ये जो relationship है, एक गुड एटमोस्फेयर, जो गुड रिलेशंस है वो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसकी पॉजिटिव बात यही हुई ना कि अगर आप अच्छी वेजेस देते हो, अच्छी सैलरी देते हो, फेयर देते हो, तो जो एटमोस्फेयर है वो भी गुड हो जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के इसका एक टॉपिक और भी आता है पेपर क्वेश्चंस में। Centralization and decentralization.
Yes, Neerja, please read. Neerja, read centralization and decentralization. Yes, Neerja. Harshna. Harshna, read decentralization and centralization. The centralization of decision-making authority is called centralization, whereas it is pressure amongst more than one people is known as a decentralization. According to Farrell, there is a need to balance subordinate involvement Involvement. through involvement through decentralization Decentralization. with manage decentralization with managers retention of final authority through centralization. The degree of centralization will depend upon the circumstances in which the company is working. In general, large organization has more decentralization than small organization. For example, panchayat in our country has been given more power to decide and spend fund granted to them Granted. by the government for granted to them by the government for the welfare of village. This is decentralization at the national level. यस, देखिए सीधे सा है, बिल्कुल इजी सा है. सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन होता है व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी या डिसीजन मेकिंग पावर्स फ्यू हैंड्स में होती है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन. और वही डिसीजन मेकिंग एंड पावर जब मोर देन 2, 3, 4% के हाथ में चली जाती है, या हम कह सकते हैं मोर देन 1% के हाथ में चली जाती है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. सिंपल सा है. एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा सा घर है, छोटा सा स्कूल है, हम फॉर एग्जांपल लें, तो वहां सारे डिसीजंस कौन लेगा? टॉप लेवल लेगा. ठीक है, हर छोटे मोटे काम के डिसीजंस टॉप लेवल लेगा, जहां पर वो सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा. अब एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इतनी बड़ी है, उनकी इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, इतना सारा कुछ है, इतने अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग शहरों में उनके वो है. तो उनकी जो उन्होंने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, उनको जो अलग अलग अथॉरिटी और पावर भी दे रखी है कि अपने अपने डिसीजंस वो खुद ले सके, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा. तो छोटी सी बात रखनी है, सेंट्रलाइजेशन कहाँ होता है? जहाँ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जहाँ 10 वर्कर्स हैं, 5 वर्कर्स हैं, 2 वर्कर्स हैं, वहाँ इतनी पावर अथॉरिटी देने का मतलब ही नहीं है, वहां तो खुद काम कर सकते हैं हम, सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा. जहाँ इतने सारे लोग काम करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ जो पावर होती है वो थोड़ी थोड़ी डिवाइड हो जाती है. मींस हर काम के लिए वो खुद नहीं आ सकते, तो उन्होंने आगे अपने मैनेजर्स को पावर दे दी, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. क्लियर? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. लिखिए, सेंट्रलाइजेशन मींस, यही लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, centralization means concentration of decision making authority. Concentration of decision making authority is called centralization, whereas dispersal of decision making या dispersal of decision making among more than one person is known as decentralization. आप यहीं से उतार सकते हैं. What is centralization? जब अथॉरिटी और पावर टॉप लेवल के पास रहती है, डेट इज सेंट्रलाइजेशन. जब वही डिस्पर्सल मतलब बांट दी जाती है मोर देन 1 पर्सन को, डेट इज डिसेंट्रलाइजेशन.
Note it. Then next line से लिखना है Yes, ma'am. according to fuel, ये हमें definition यहाँ given ही है. According to fuel, there is a need to balance subordinate involvement through decentralization with managers, retention of final authority to centralization. Means यहाँ तक आपने इसको लिख देना है, centralization तक. Clear? नेक्स्ट लाइन में आपने यही डेफिनेशन इसको नोट डाउन करनी है. सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन. मींस जो फाइनल अथॉरिटी है वो अपने पास रिटेन करके रखते हैं सेंट्रलाइजेशन में, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में जो अथॉरिटीज या पावर्स है वो डिवाइड हो जाती है. देखिए जो बिग इंडस्ट्रीज है, लाइक रिलायंस का ही मैंने एग्जांपल लिया है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट. उनमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अपने अपने मैनेजर्स होते हैं. फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर. तो वो खुद डिसीजन ले लेते हैं. क्यों? क्योंकि उनको पावर इतनी दी होती है. ये अलग अलग से डेफिनेशन भी आ जाती है. व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रलाइजेशन? व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? एनी वन डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? तो डिफरेंस भी दे सकते हैं आप. एक लाइन में ये भी बता सकते हैं, इट इज फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. नोट डाउन हो गया वहां तक पॉइंट्स? यस एवरीवन? Yes, ma'am. आगे लिखिए. दिस प्रिंसिपल स्टेट्स, पहले हमने मीनिंग बताया, फिर एक डेफिनेशन बताई सेंट्रलाइजेशन तक. अब हम उसी को डिफाइन कर रहे हैं. दिस प्रिंसिपल स्टेट्स, फर्स्ट पॉइंट, द अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस, the authority to take decisions must be retained by top level management. The authority to take decisions must be retained by top level management. ब्रैकेट में लिखिए सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन. सेकंड आ जाएगा, द अथॉरिटी टू टेक डे टू डे बिजनेस डिसीजंस. The authority to take day-to-day business decisions by middle and lower level management, by middle or lower level management. ब्रैकेट में लिखिए that is decentralization. मींस जब मिडल एंड लोअर लेवल भी अपने अपने लेवल पे डिसीजंस ले सके तो वो डिसेंट्रलाइजेशन में ही पॉसिबल है. और ये डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कैसे डिपेंड होगा कि कहाँ पावर देनी और कहाँ नहीं देनी? स्केल ऑफ ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा. थर्ड पॉइंट इज डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. थर्ड पॉइंट इज the degree of decentralization depends on scale of operation. The degree of decentralization depends upon scale of operation. Means if it is large scale company,
देन डिसेंट्रलाइजेशन, इफ इट इज स्मॉल स्केल कंपनी या स्मॉल स्केल उन पे बिजनेस पे कर रहे हैं, दैट इज फिर सेंट्रलाइजेशन चल जाएगा। क्लियर? क्लियर? Yes, ma'am.